नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबर आपकी, खबरों की आपकी पसंद, नजरिया आपका। बस हम तो जरिया भर है इन खबरों को आप तक पहुंचाने का। और मैं हाजिर हूं वो खबरें लेकर जिन्हें इंडिया चाहता है। मास्क पहनकर रखिएगा, तभी आप कोरोना की दूसरी लहर को मात दे पाएंगे। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपकी चुनी हुई खबरों के साथ। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की खबरों में इंडिया की पसंद। तो सबसे ज्यादा 29% लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना से निपटने से ज्यादा उस पर राजनीति क्यों हो रही है। वहीं 27% लोग ये जानना चाहते हैं कि कहां चूक हुई जो हालात लॉकडाउन तक आ गए। जबकि 20% लोगों की दिलचस्पी इस सवाल में है कि जब श्रद्धा का मेला और वोट का रेला ही चलता रहेगा तो कोरोना से कैसे लड़ेगा देश। आज कोरोना फिर से देश के सिर पर मौत की तरह नाच रहा है। हर घड़ी लगता है जैसे लोगों की जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है, क्योंकि कोरोना का जैसा भयानक रूप और चेहरा आज दिख रहा है वैसा पहले कभी नहीं दिखा। ये जब केसेस आने लगा तो इतना तेजी से आएगा इसका अनुमान नहीं था। 1090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4000 से ऊपर थे। हम हर हालत में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना की रफ्तार बेलगाम, पहली लहर कुछ नहीं, अब असली कोहराम। पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा। गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना कहर। हर घंटे 7038 लोगों को कोरोना, हर घंटे 38 लोगों की मौत। अभी दूसरी लहर की पीक नहीं आई। न शमशान में जगह बची, न अस्पतालों में। इसीलिए हो जाइए तैयार कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का अग्निपथ। तो तस्वीर कितनी भयावह है इसको आपने अभी अभी देखा। इसमें देश के 2 बड़े महानगरों में कोरोना का विस्फोट जरूरत से ज्यादा फूट रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में 10 दिन पहले यानी 2 अप्रैल को कोरोना के 2790 मरीज रजिस्टर हुए थे। 12 अप्रैल को 24 घंटे में 10,774 नए मरीज रजिस्टर हुए हैं। अब इस खतरे को समझिए कि 10 दिन के भीतर 286% का उछाल नए मरीजों की संख्या में आया है। और मुंबई की बात करें तो हालात बहुत बदले नहीं हैं। 2 अप्रैल को जहां रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या 8,646 थी, वो 12 अप्रैल को बढ़कर यानी आज बढ़कर 9,989 पहुंच गई है, यानी 16% की बढ़त है। दिल्ली में हालात कितने खराब हैं इसको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बता चुके हैं। और मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र में हालात कैसे बेकाबू हो रहे हैं उसकी तस्दीक वहां मुख्यमंत्री की बैठक और मंत्रियों के बयान कर रहे हैं। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन अब लगने ही वाला है? इस सवाल ने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि कई बड़े शहरों से मजदूरों के पलायन को अब हवा दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली हो, आर्थिक राजधानी मुंबई हो, काम नहीं होती। जो भी है कोरोना के डर से आदमी भी भाग रहा है। लॉकडाउन डर है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। या कपड़ा नगरी सूरत। सूरत की हालत अभी आप बताए तो वेंटिलेटर पर हम बता सकते हैं। हर जगह कोरोना से ज्यादा लॉकडाउन की दहशत नजर आ रही है।
मुंबई में तो वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंह से दर्जनों बार लॉकडाउन शब्द का जिक्र हो चुका है और इसकी दहशत लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नजर आ रही है। यहाँ से उत्तर भारत के लिए ट्रेनें चलती हैं और यहाँ लोगों का रेला लगा हुआ है। लॉकडाउन इधर है, इसके लिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। 2 दिन तो पहले लॉकडाउन लग गया, शनिवार संडे। अभी फिर सुनने में आया कि मतलब 30 अप्रैल तक लगेगा। इसके लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर बैठ के। सुबह से ही यहाँ मजदूरों का रेला आना शुरू होता है और हर ट्रेन यहाँ से भरकर लौट रही है, जो लोगों के मन में मौजूद डर को दिखाती है। सभी अलग अलग राज्यों के मजदूर हैं। मुंबई में डेली कमाने का और डेली खाने वाले मजदूर थे, लेकिन कुछ दिनों से जो कड़क निर्बंध होने की वजह से इनका जो काम था वो मुंबई में बंद पड़ा था। डर है, इसी डर की वजह से अभी कुर्ला टर्मिनल पे आप इस जगह पे देख सकते हैं भारी संख्या में भीड़ जो जमा होना शुरू हो गई है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में काम कम होना शुरू हो चुका है। दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब है। ऑटो चालकों को काम नहीं मिल रहा। फैक्ट्रियों पर फिर ताला पड़ने की आशंका सता रही है और यही वजह है लोगों को पिछले साल का वक्त याद आ रहा है और वो पहले ही गांव निकलना चाहते हैं। लॉकडाउन का डर है क्योंकि काम वाम तो है नहीं, खाना पीना तो है नहीं, इधर क्या करेंगे। फिर गाँव जा रहा हूँ। पहले भी भाग गया था, 22 तारीख को भागा था मैं, अभी भी जा रहा हूँ। मुंबई जैसा ही हाल दिल्ली के दिहाड़ी मजदूरों का भी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। केस भी 10,000 के पार जा रहे हैं और ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों को आशंका सता रही है, अब आगे क्या होगा। वहाँ तो यही सोच रहे हैं सर, जब लग जाएंगे चलिए जाएंगे, काम धंधा नहीं मिलेगा तो भूखे कितना रहेंगे। काम नहीं है उतना, जो भी है कोरोना के डर से आदमी भी भाग रहा है। दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी यही हाल है। गोंडा में हमारे संवाददाता पहुंचे तो पता चला मजदूरों से लेकर मकान मालिकों के मन में लॉकडाउन की दहशत है। डर तो है। पहले की तरह लॉकडाउन लग गया, फिर हम क्या खाएंगे, गरीब आदमी हम। डेली कुआ खोदने वाला हिसाब है, डेली कमाना डेली खाने वाले। तो बीच में कंपनी है काम बंद कर देती हैं, फिर वो कोरोना के चक्कर में किसी को रखती नहीं है, भगा देती। फिर ऐसे में क्या करेगा आदमी अगर दिन में लॉकडाउन हो जाए तो। गुजरात के सूरत में भी पलायन की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जहां लॉकडाउन के आहट से ही लोगों का गांवों की ओर लौटना शुरू हो गया है। ये लोग का कहना ये है कि हम पिछले टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लॉकडाउन हो गया और हम यहाँ पे फंस गए। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का खर्चा करके हम लोग गांव गए, लेकिन अब हम ये नहीं करना चाहते। हमारे पास इतने पैसे है नहीं, हम इतना कमा नहीं रहे हैं, तो अभी सस्ते भाड़े में हम गाँव पहुँच जाए। सभी के मन में खौफ है कि अगर लॉकडाउन लगा तो वो फिर से घरों से दूर शहर में बंधक बनकर रह जाएंगे। उन्हें फिर सैकड़ों मील का सफर पैदल ही तय करना होगा। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। दमोह में बढ़ते केसों के बाद नागरिकों ने खुद ही लॉकडाउन लगाया है। ये अनुशासन कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए है। अगर इसी तरह का अनुशासन बाकी जगहों पर नजर आए तो कोरोना को मात देना आसान हो जाएगा। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मजदूरों का पलायन यही बताता है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन का दर्द किसी ने झेला था तो वो सबसे ज्यादा मजदूरों ने। दरअसल लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र क्या कोई भी सरकार कश्मकश में पड़ जाती, उसकी दुविधा की वजह बहुत सी है। लॉकडाउन लगाने से कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक काबू में हो सकता है, लेकिन डर यह है कि तब अर्थव्यवस्था में गिरावट बेकाबू ना हो जाए। आज लॉकडाउन के नाम पर शेयर बाजार जमकर गिरा है। लॉकडाउन लगाने से संक्रमण कम होगा तो मौतें कम होंगी, लेकिन तब कामकाज ठप हो जाएगा और नौकरियां बचानी मुश्किल हो जाएंगी। लॉकडाउन लगाना इसलिए जरूरी लगता है कि कोरोना इस कदर बढ़ रहा है कि अस्पतालों में बिस्तर तक की कमी है, लेकिन लॉकडाउन से रोज कुआं खोदने वाले और पानी पीने वाले मजदूरों का जीना मुश्किल होता जाता है। इसीलिए उनका पलायन एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। लॉकडाउन लगाने से दवा और ऑक्सीजन की कमी से बचा जा सकता है, लेकिन डर इस बात का बढ़ जाता है कि कहीं लोगों की नाराजगी ना झेलनी पड़ जाए। लॉकडाउन का कहीं पर समर्थन हो रहा है तो कहीं पर विरोध, लेकिन उससे आगे कोरोना से निपटने की जगह उस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। इंडिया चाहता है कि जोर कोरोना के सफाए पे हो, राजनीति पर नहीं।
जहां कोरोना का आंकड़ा एक दिन में 63,000 के पार चला गया, जहां 24 घंटे में मौत 4 अंकों को छूने के लिए मचल रही हो, जहां जिंदगी की उम्मीदों पर मौत वाला कोरोना भारी पड़ने लगा हो, वो राज्य है महाराष्ट्र। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही। कयासों की दुनिया में ही सही, लेकिन महाराष्ट्र पर लॉकडाउन का साया मंडराने लगा है। मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, इसी वजह से जो है रात का पहले कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद में वीकली का हमने लॉकडाउन शुरू किया था। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि ये चेन टूटना ज़रूरी है। और ये चेन टूटने के लिए अब सिर्फ जो है सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो और कठोर जो है निर्बंध लाए या लॉकडाउन जैसी स्थिति लाए। महाराष्ट्र सरकार में कल से ही लॉकडाउन पर माथापच्ची चल रही है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ लंबी चर्चा की। जहां महाराष्ट्र सरकार 8 दिन के लॉकडाउन के पक्ष में दिखती है, वहीं टास्क फोर्स 14 दिन के। उम्मीद है कि 14 तारीख तक राज्य सरकार हालात पर नजर रखेगी और फिर उसके हिसाब से कोई फैसला लेगी। लेकिन लॉकडाउन से आगे आगे लॉकडाउन पर चलने वाली राजनीति दौड़ रही है। बीजेपी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जो निर्णय लेना है वो तय करने की आवश्यकता है। कल बैठक, आज बैठक, वापस कल बैठक, क्लियर दिशा देने की आवश्यकता सरकार की थी, लेकिन मुझे लगता है सरकार में तालमेल दिख नहीं रहा। कोरोना पर यह राजनीति शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी छप गई। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है तो लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब इसके अलावा अन्य कोई विकल्प होगा तो फडणवीस बताएं। आखिर देश मोदी के नाम पर चल रहा है और हर वैक्सीन से लॉकडाउन तक मोदी नामा का ही उत्सव शुरू है। ऐसे में राज्यों को मदद करके उत्सव को अधिक तेजोमय करना केंद्र का ही कर्तव्य नहीं बनता है क्या? फिलहाल लोगों का जान गंवाने का जो अनर्थ चक्र जारी है, उसे रोकना है तो सख्त लॉकडाउन और पाबंदियां अपरिहार्य हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। फडणवीस का कहना है कि लॉकडाउन लगने से लोगों का आक्रोश भड़क सकता है, लेकिन इससे पहले शिवसेना भड़की हुई है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के उस बयान से खफा है कि देश के 3 राज्य कोरोना पर काबू पाने में नाकाम रहे। उनमें पंजाब और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र भी शामिल है। कोरोना की लड़ाई में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी है। जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। दूसरी बात यह है, पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्यूर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है। दरअसल कोरोना 1 या 2 राज्य का मामला नहीं रह गया है, उसका फैलाव हर राज्य में हो रहा है। अब महाराष्ट्र से सटे गुजरात को ही देख लीजिए, जहां हाईकोर्ट ने माना कि कोरोना राज्य में बेकाबू हो रहा है। लेकिन राजनीति इस बात पर शुरू हो चुकी है कि बीजेपी के दफ्तर में रेमडेसिविर के इंजेक्शन कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि सूरत में बीजेपी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन लोगों की भीड़ इंजेक्शन के लिए लगी रही। आप यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हो, इंजेक्शन आपको मिल रहा है? जी, हमको 3 दिन से मैं यहाँ पर लाइन लगा के आता हूँ, हमको तीनों दिन मिला एक। अच्छा, कितना इंजेक्शन मिलता है आपको? नहीं, एक पर्सन को एक ही इंजेक्शन मिलता है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर हो या सामान्य लोग सूरत की? सामान्य सूरत का सिटीजन नागरिक हूँ। जिनकी आंखों पर राजनीति का चश्मा पड़ा है, वो कोरोना से लड़ने की दुहाई तो दे सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते, क्योंकि तब इस लड़ाई में बेहद ईमानदार होना पड़ेगा। न सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए। यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना पर राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए कि ये जानलेवा महामारी और इससे पैदा हुई मुसीबत जंगल में लगी आग की तरह बढ़ती जा रही है। हमने आपको अभी पिछले 10 दिन का मुंबई दिल्ली का आंकड़ा दिखाया था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश और कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 राज्यों में किस रफ्तार से पिछले 10 दिनों में केसेस बढ़े हैं। देश में 2 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए मरीज आए थे। 10 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को यह संख्या 1,68,912 पहुंच गई, यानी 10 दिन में 107% का उछाल। देश के 3 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो दूसरी लहर में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। 2 अप्रैल को महाराष्ट्र में 43,183 नए मरीज आए थे, तो 10 दिन बाद यह आंकड़ा 63,294 पर पहुंच गया, यानी रोज आने वाले मरीजों की संख्या में 47% की बढ़ोतरी। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं,
तो 2 अप्रैल को नए मरीजों की संख्या यहां पर 4,617 थी, जो 12 अप्रैल को 10,521 पहुंच गई, मतलब 128% का जंप। कर्नाटक का हाल भी ऐसे ही है। यहां 2 अप्रैल को नए मरीजों की संख्या 4,234 थी, वहीं 12 अप्रैल को 10,250 मरीज आए हैं, यानी 142% की उछाल। कोरोना लोगों की जान ले रहा है। कोरोना का खात्मा पूरी तरीके से मास्क और सामाजिक दूरी की मांग करता है, लेकिन वोट का रेला हो या आस्था का मेला, लोग भूल जाते हैं कि श्रद्धा की खुलेआम डुबकी लगाते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी वो खतरे में डाल रहे हैं। ये आस्था का कुंभ है। सोमवती अमावस्या के लिए साधुओं का हुजूम हर की पैड़ी पर उमड़ा। महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा के साधु अपनी छावनियों से निकले। और इससे पहले इन अखाड़ों के नागा सन्यासी संत महामंडलेश्वर अपने निशान लेकर निकले और गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। साधुओं पर पुष्प वर्षा हुई। सोमवती अमावस्या पर साधु संत धन्य हो गए। उनके साथ ही लाखों लोगों ने डुबकी ली। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस सोमवती अमावस्या पर ऐसे हुजूम में कहीं कोरोना फैल गया तो कितने घरों में बर्बादी की अमावस वाली काली रात आ जाएगी। सोचिए कि कोरोना कितना खतरनाक है कि तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद उसको रोकना मुश्किल हो रहा है। ये तय था कि कुंभ मेले में 48 घंटे के अंदर जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होगा वही लोग जाएंगे। बावजूद इसके पवित्र स्नान से ठीक पहले निरंजनी अखाड़े के नरेंद्र गिरी को कोरोना हो गया। पूरा अखाड़ा सैनिटाइज किया गया और अभी उनको आइसोलेट कर दिया गया है। वो आश्रम में उनका कक्ष अलग से ही है, तो उसको आइसोलेट किया गया है। और उनके साथ जो साधु संतजन जो बहुत नज़दीक रहते थे उन सबको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सीएमओ के द्वारा कराई जा रही है। पूरी नज़र है और अभी पूरे इसको निरंजनी अखाड़ा परिसर को सैनिटाइज किया जाए। कहीं भक्ति का मेला है तो कहीं वोट का खेला है। अब मेला रेला खेला में कोरोना से जंग महज जुबानी बनकर न रह जाए, लेकिन भावनाओं का कुंभ इस कदर लबालब भरा है कि आसपास मंडराती मौत दिख ही नहीं रही। जिन मंदिरों में तैयारी है वहां कोरोना की एंट्री के आसार कम है। अब जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी गणेश मंदिर को ही देख लीजिए। यहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन से पहले जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में इस वक्त भक्तों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां तक कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने का सवाल है, आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर साफ तौर पर लिखा है कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं का तापमान भी लिया जा रहा है और इसके लिए यहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनके पास ये तापमान नापने की जो मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ लोगों को अपने हाथ सैनिटाइज करने के लिए भी साफ तौर पर ताकीद किया गया है। तो कुल मिलाकर मंदिर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए कोरोना से बचाव के पर्याप्त इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, एक एक आदमी को अंदर आने देते हैं और सारे नियमों की पालना हो रही है यहाँ पर। जी, तो आपको नहीं लगता कि किसी प्रकार के संक्रमण? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भगवान के लिए भावना है तो ये सोच भी उसमें जुड़ी है कि जान है तो जहान है। इसीलिए किसी भक्त को मूर्ति तक जाने की इजाजत नहीं है। जो भक्त प्रसाद लाएंगे वो यहीं से चढ़ाएंगे। अगर उन्हें छोड़ देना है प्रसाद चढ़ा करके तो छोड़ दे, नहीं तो वो प्रसाद अपने साथ ले आ सकते हैं। ना तो प्रसाद और ना फूल माला, कोई भी चीज इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाएगी। भीतर सिर्फ मंदिर का स्टाफ मौजूद रहेगा जो दूर से ही दर्शन कराएगा। ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है और अगर ये सब होता है तो ये तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे और दूसरी जो फैल रहा है उससे और फैलेगा नहीं। जितना हो सकता है उतने बचाव हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए सरकार की तरफ से कायदे कानून बने हैं, वैसे ही पूरे देश में बनने चाहिए। कायदा नंबर 1 कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। कायदा नंबर 2 कि ये नियम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी में लागू होगा। कायदा नंबर 3 कि ये नियम जैसे पूरे यूपी में लागू है वैसे ही पूरे देश में हो।
कोरोना कुछ ऐसी तेजी से बढ़ा है मानो झुलसाने वाली गर्मी में किसी जंगल में आग लग गई हो, और जंगल की आग जल्दी बुझती नहीं। इसीलिए कोरोना से बचाव के लिए भावनाओं पर काबू जरूरी है, लेकिन यहाँ तो अब 4 धाम की यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर एक बात जरूर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि कुंभ में भारी भीड़ हो, आस्था की डुबकी लगे, भक्ति का दर्शन हो, यह हर कोई चाहता है, लेकिन तब जबकि देश में कोरोना का संकट काल ना हो, जबकि कोरोना फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए इन हालात में कोरोना के वक्त में क्यों कुंभ की जरूरत है, वहां मौजूद तमाम साधु संतों को इस पर विचार करना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि इस कठिन वक्त में क्या कुंभ नई मुसीबत लेकर तो नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पिछले साल कोरोना ने तांडव किया, वो अब फिर से करने लगा है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि कैसे आप कोरोना के लक्षणों को पहचान लें। अगर आपको लगे कि खाने में स्वाद आपको नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अगर बुखार आ गया है तो आप सचेत हो जाइए और तुरंत एहतियात बरतने लगिए। और अगर सीने में दर्द महसूस हुआ तो किसी दूसरी बीमारी का लक्षण हो सकता है और वो कोरोना का भी लक्षण हो सकता है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये किसी बड़ी दिक्कत का सबब हो सकता है। लगातार खांसी आ रही है तो ये भी कोरोना का लक्षण है। और पूरी नींद लेने के बावजूद थकावट बनी रहती है तो ये भी एक खतरनाक लक्षण कोरोना का हो सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रफ्तार डराने वाली है। ऐसी रफ्तार तो पहली लहर में भी नहीं दिखी थी। इसकी वजह एक नए इंडियन वेरिएंट को माना जा रहा है। क्या है ये इंडियन स्ट्रेन, इसको जानने के लिए आपको ये हमारी खास रिपोर्ट देखनी होगी। वो रूप बदलने वाला बहरूपिया है, वो पहले से घातक हो रहा शिकारी है। कोरोना का नया रूप है ज्यादा ताकतवर। क्या भारत पर हो रहा है कोरोना का डबल अटैक? नया म्यूटेंट पुराने वायरस का नया रूप है जिसमें 2 म्यूटेंट शामिल हैं, यानी कोरोना ने 2 बार रूप बदला है। इस म्यूटेंट का नाम है E484Q और L452R, जिसमें L452R वाला म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक समझा जा रहा है, जो बेहद तेजी से फैल रहा है और ज्यादा लोगों को शिकार बना रहा है। कुछ म्यूटेंट वैरायटी हैं जो बहुत तेजी से इन्फेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न दूसरा देखने को इस बार मिला है कि पूरी फैमिली जो है ये हो जा रही है, इन्फेक्ट हो जा रही है। इस पिछली बार ऐसा नहीं था कि पूरी फैमिली हो जा रही थी, 1-2 लोग हो रहे थे। तो ये लग रहा है कि ये जो भी म्यूटेंट है बहुत तेज गति से अपना संक्रमण कर रहा है। इस पर चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि देश में 10,000 लोगों के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। इसी रिसर्च में कोरोना का नया रूप मिला। महाराष्ट्र में जो डबल म्यूटेंट मिले हैं वो ज्यादातर नागपुर में मिले। हालांकि इसके बाद भी जानकार कह रहे हैं कि अब तक साबित नहीं हुआ है कि भारत में कोरोना विस्फोट की वजह डबल म्यूटेंट ही है। ये मिल चुका है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं वो आ चुके हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जो आ गए अब इसके बाद म्यूटेशन नहीं होगा, इसके बाद भी म्यूटेशंस होंगे। कई म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो पहले से वीक होते हैं और कई म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो पहले से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोरोना वायरस को आप देखेंगे तो उसकी बाहरी कवर पर स्पाइक यानी कांटे बने हुए हैं। इन्हीं कांटों की मदद से कोरोना संक्रमित करता है। म्यूटेशन के चलते वायरस की स्पाइक प्रोटीन में बदलाव हो गया है। स्पाइक प्रोटीन वायरस की बाहरी परत होती है जो मानव शरीर की कोशिकाओं के संपर्क में आती है। स्पाइक प्रोटीन बदलने से एंटीबॉडीज इसकी पहचान नहीं कर पाती और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अभी नए म्यूटेंट के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं है। वैक्सीन की प्रभावशीलता पर भी रिसर्च हो रही है, लेकिन जब तक रिसर्च आएगी तब तक क्या कोरोना ऐसे ही फैलता रहेगा? जानकार कह रहे हैं कि इससे बचने के वही उपाय हैं जो पिछले कोरोना के थे, यानी मास्क और सामाजिक दूरी। कोरोना के बढ़ते मामले और इस पर हो रही राजनीति को लेकर हमारे दर्शकों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। कुछ चुने हुए मैसेज आपको हम जरूर दिखाते हैं रोज की तरह। विकास सहगल साहब लिखते हैं कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तब ये तर्क दिया गया था कि इस दौरान सरकार अपनी सारी तैयारियां कर लेगी। आज फिर हम वहीं खड़े हैं। अस्पतालों में अभी से बेड की कमी होने लगी है।
पूरे साल सरकार ने आखिरकार किया क्या। वहीं गंगाधर वाजपेयी साहब ने लिखा है, विपक्षी पार्टियों को जनता की कोई चिंता नहीं है, इन्हें अपनी मिटते हुई अस्तित्व की चिंता सताती है, इसीलिए ऊट पटांग बकवास करते हैं। राघवेंद्र सिंह बघेल का मानना है कि कोरोना के नाम पर राजनीति की जा रही है। चुनाव के लिए कोरोना नहीं है, युवा बेरोजगारों के पेपर करवाने और किसानों को उनके हक के लिए लड़ने से रोकने के लिए कोरोना है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे हम सबको मिलकर लड़ना होगा। कोरोना के इस खतरे से बचने का उपाय आपके पास है। और एक बार फिर एबीपी न्यूज आपको आगाह करता है कि कोरोना गया नहीं है, इसीलिए लापरवाही ना बरतें। इसके लिए हमने मास्क अप इंडिया की नाम से मुहिम चलाई है। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, मास्क जरूर पहन के रखिएगा। इस मुहिम में हमारे साथ भागीदार बनिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आप मास्क पहनी हुई तस्वीर के साथ सेल्फी खींचकर हमको भेजिए, हम वो दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तमाम जैसे हीरोज जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर चल रही हैं। ये सेल्फी दिखाने का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हिंदुस्तान के लिए, इस मानवता के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। आप तमाम लोग असली समाज के हीरो हैं क्योंकि आपने मास्क पहनकर रखने की प्रतिज्ञा की है। आप भी मास्क पहनकर रखने की प्रतिज्ञा करें और अपनी मास्क पहनी हुई तस्वीर, सेल्फी हम तक ज़रूर पहुँचे। आपकी तरफ बढ़ते हुए खतरे को समझिए, क्योंकि अगर कोरोना ने आपको चपेट में लिया तो आपका परिवार भी खतरे में है और आप खुद भी। कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन वैक्सीन से अभी भी बहुत ज्यादा आबादी वंचित है। उसमें तमाम कोशिशों के बावजूद भी समय लगेगा। ऐसे में कोरोना से बचाव इस वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अगर अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई तो अस्पतालों में आज बेड की कमी है। किसी तरीके से अगर आप अस्पताल में चले गए तो बेड मिलना मुश्किल दिखाई देता है। हालात ये है कि अब कुर्सी पर बिठाकर कोरोना के मरीजों का इस वक्त कई जगहों पर इलाज चल रहा है। अगर सांस की दिक्कत बढ़ी तो वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन जब बेड मिलना ही मुश्किल हो रहा है तो वेंटिलेटर के बारे में सोचना भी बेकार है। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जिसमें कोई आपके पास तीमारदारी के लिए भी नहीं रह सकता। इतनी मुश्किल अगर आएगी तो जान खतरे में पड़ ही जाएगी। आप डिप्रेशन में जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना किसी को हो गया हो तो मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, जो महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से अस्पतालों का नंगा सच बेनकाब करती है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल की ये तस्वीर देख लीजिए। लीलावती अस्पताल की लॉबी में कोविड मरीजों के इलाज के लिए बेड लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वार्ड हाउसफुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के तरफ से तैयारियां कम पड़ रही है। पेशेंट्स को बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेमडेसिविर, ऐसी जो कमतरता आ रही है। ये गरीब जनता जो खुद होकर आवाज नहीं उठा सकती क्योंकि वो बीमार है, वो लाचार है, उन लोगों के पेट भरने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है, वो ड्यूटी पे जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजें। इन सब में किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। ये तकलीफ है मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टरों की। नागपुर के मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले इन डॉक्टरों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने मरीजों के लिए धरना देना पड़ेगा। धरना आंदोलन ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि डॉक्टर्स ने पेशेंट्स के लिए किया। इसके पहले डॉक्टर्स के लिए आपने सुना होगा धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन यहाँ पेशेंट्स की डिमांड के लिए डॉक्टर्स रास्ते पे उतरे थे। दरअसल कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते अस्पतालों के बिस्तर फुल हो गए हैं। नागपुर में तो कोरोना से हालात बेकाबू हो चले हैं। ऐसे में इस अस्पताल में सामान्य मरीजों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है। एक एक बिस्तर पर 3-3 पेशेंट हैं। कुछ बैठकर इलाज करा रहे हैं तो कुछ खड़े खड़े। किसी को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो हमारी 20 बेडेड कैजुअलिटी है वहाँ पे हम 60 पेशेंट संभाल रहे हैं, तो उसके एक बेड पे हम अप्रोक्स 3 पेशेंट संभाल रहे हैं। डॉक्टरों के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि कोरोना काल में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव ये पहचानना मुश्किल है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की जान खतरे में है।
तीन पेशेंट्स में से एक पेशेंट जो नॉन कोविड है वो एक्सपोज हो रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो जो इमरजेंसी सेवा के लिए यहाँ पे आया है, स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आया है, उसको भी अच्छी तरीके से केयर नहीं दे पा रहे। दूसरी तस्वीर देखिए, एक और बुजुर्ग मरीज को दो लोग सहारा देकर लाए और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के पास मौजूद कुर्सी पर बिठा दिया। यहाँ पर इंतजामी का आलम यह है कि कोरोना मरीजों को कुर्सी पर बिठाकर ही इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई बेड खाली नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का हाल भी बेहाल है। यहाँ भी लोगों को कुर्सी पर बैठकर इलाज कराना पड़ रहा है। कोरोना ने सरकारी अस्पतालों का दम फुला दिया है। भीड़ बढ़ती जा रही है और जगह कम पड़ती जा रही है। दूसरे राज्यों की तस्वीर भी कुछ अच्छी नहीं है। जिन महाशय को आप सुन रहे हैं वो है लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश। डीएम साहब का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। फिर आप अपना आइसोलेशन बढ़ा दीजिए, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ में डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको क्योंकि लोग अब रोडों पे बढ़ रहे हैं। फिर आप अपना आइसोलेशन बढ़ा दीजिए, आइसोलेशन में डालिए, कहाँ में डालना है डालिए, मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, तो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए इनको क्योंकि लोग अब रोडों पे बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी में हालात कितने खराब हैं, शमशान घाट की ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन अस्पतालों का हाल क्या है वो भी देख लीजिए। यह है लखनऊ का जाना माना लोक बंधु अस्पताल। इस सरकारी अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ कोविड जांच का काम बंद पड़ा है। ये देखिए, ये वो केंद्र है जहाँ पर जांच की जाती है उन मरीजों की जो कोरोना से संक्रमित होते हैं या उनके अंदर किसी प्रकार के लक्षण होते हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं। दिन का 12 बजा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ से जो जांच करने वाले लोग नदारद हैं। कोरोना की RT-PCR टेस्ट न हो पाने के कारण पूछने पर अस्पताल के डायरेक्टर का जवाब सुनिए। RT-PCR जांच होती थी, वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। जो जांच करते थे वो खुद पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए आज ये बंद है। पैरेलल स्टाफ भी तो होगा सर, कुछ और लोग भी तो होंगे। स्टाफ नहीं है हमारे पास। चलिए अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के इंदौर में आलम यह है कि मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। परिवार वाले बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे फादर को यही प्रॉब्लम हुई है, आधे घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी। फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारी यही दुआ है कि आप कोरोना से बचे रहें। कोरोना हो भी तो अस्पताल जाने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर ये नौबत आती है तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि अस्पताल के बाहर तो हाउसफुल का बोर्ड लगा है। तो देखा आपने अस्पतालों का हाल, बिल्कुल बेहाल है। अब आप समझ गए होंगे कि हम हमेशा मास्क पहनकर रखने, सामाजिक दूरी का पालन करने और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलने की अपील आपसे क्यों करते हैं। और हाँ, अगर आपकी उम्र है तो वैक्सीन आप ज़रूर लगवा लीजिए। अभी भले ही 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन बाजार में आई हैं, लेकिन बहुत जल्दी 5 और वैक्सीन आपको मिलने वाली हैं। उनमें सबसे अहम है ये रूस में बनी हुई स्पुतनिक की 5 वैक्सीन। ये इसको आज मंजूरी मिल गई है ट्रायल के लिए और ये उम्मीद की जा रही है कि जून के महीने में, जिसको भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी तैयार कर रहा है स्पुतनिक का 5 को, वो अब बाजार में जून के महीने में आ जाएगी और हरी झंडी इसको मिल चुकी है। अगली वैक्सीन जो स्पुतनिक के बाद है वो है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जो कि अगस्त के महीने तक आ सकती है, जिसकी क्षमता करीब 85% तक बताई जा रही है। इसके बाद नोवावैक्स कोविड-19 की एक और वैक्सीन है। ये जायडस कैडिला का टीका भी ये सितंबर तक आने की उम्मीद है, नोवावैक्स की उम्मीद। और उसके बाद जायडस कैडिला की वैक्सीन है जिसको अगस्त में आ सकती है, जिसकी क्षमता करीब 91% की बताई जा रही है। वहीं भारत बायोटेक जिसकी कोवैक्सीन अभी बाजार में है, इसका एक इंट्रानेजल वैक्सीन यानी नाक से दिए जाने वाला वैक्सीन भी आने की संभावना है, जो कि ट्रायल बेसिस पर है अभी, और सितंबर तक ये बाजार में ये वैक्सीन भी आ सकती है।
लेकिन कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 10 दिन में दोगुने से ज्यादा मामले हो चुके हैं। ऐसे में जून, जुलाई, अगस्त तो काफी दूर है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि भारत ने विदेशों को निर्यात करने वाली वैक्सीन पर अब रोक लगा दी है। वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर हम लोगों को कोरोना के बढ़ते केसों से धार मिल रही है। आप इवेंटबाजी बंद कीजिए, जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उनको दिलवाइए, वैक्सीन का एक्सपोर्ट बंद कीजिए और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको इनकम सपोर्ट एकदम दीजिए। देश में अब तक 10.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन कोरोना कम होने की बजाय बेलगाम हो गया है। यही वजह है अब 6.5 करोड़ वैक्सीन सप्लाई पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने अब तक 86 देशों को वैक्सीन सप्लाई की है। 6 करोड़ 47 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन दान में दी गई। 3 करोड़ 58 लाख वैक्सीन बेची गई है। करीब 1 करोड़ 84 लाख वैक्सीन कोवैक्स के जरिए भेजी गई। लेकिन हाल देखिए, महाराष्ट्र में 3 दिन तक वैक्सीन की कमी रही। सीकर जिले में वैक्सीन की कमी से केंद्र घटाने पड़े। लेकिन भारत ने म्यांमार को 17 लाख, नेपाल को 11 लाख और बांग्लादेश को 33 लाख वैक्सीन की सहायता दी। वहीं सवाल 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बेचने को लेकर भी है। यही वजह है दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च में ही टिप्पणी की थी कि बाहर का भरोसा जीतने से पहले घर का भरोसा जीतना जरूरी है। जानकार मान रहे हैं इसके पीछे कूटनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां भी जिम्मेदार हैं। जैसे नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों पड़ोसियों को चीन अपने असर में लेने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए चीन की साजिश पर लगाम लगाई। हम हमेशा से ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन्स की बात करते हैं। आज भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब हेल्थ के लिए पैंडेमिक के अगेंस्ट हमें कोई चीज़ बनानी है तो आज ग्लोबल और वैल्यू सप्लाई चेन, जहाँ तक वैक्सीन्स का सवाल है, उसमें भारत आज अग्रणी है। दिक्कत यह है कि भारत को खुद के लिए रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए होती, लेकिन अभी भारत आधी वैक्सीन ही बना पा रहा है। हालत यह है कि जुलाई तक वैक्सीन का दायरा बढ़ा पाना मुमकिन नहीं है। जानकार मान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में छवि और नियमों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। भारत की जो गवर्नमेंट है, आज हो या पुरानी हो, सबका सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने देश की जनता को भी सुरक्षित रखें। लेकिन ये पैंडेमिक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री को सेव नहीं कर सकते हैं। आपको सबके साथ काम मिलकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत ने 80-85 देशों को ये सप्लाई किया है। वैक्सीन में तीसरा बड़ा हिस्सा कोवैक्स यानी गावी अलायंस का है। गावी अलायंस के तहत दुनिया के देशों ने निर्धन देशों के लिए फंड जुटाकर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया है। इस समझौते के तहत बनने वाली वैक्सीन एक्सपोर्ट होने के लिए ही बन रही है। सरकार का कहना है कि वैक्सीन तब सप्लाई की गई जब भारत में कोरोना केस ज्यादा नहीं थे। कोरोना केस बढ़ने पर निर्यात बंद कर दिया गया। 29 मार्च को आखिरी बार वैक्सीन बेची गई, जबकि 2 अप्रैल के बाद किसी देश को सहायता नहीं दी गई। यानी सरकार कह रही है कि विदेशों को वैक्सीन भेजने से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारत की छवि जान बचाने वाले देश के रूप में बनी है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। और आइए, वैक्सीन से जुड़ी अब हम आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मेरे साथ इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैक्सीन आपके लिए क्यों जरूरी है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया में वैक्सीन को लेकर जो भी रिसर्च हुई है उसके आधार पर है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना क्यों हो जाता है। तो इन ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। दरअसल कोरोना की पूरी साइकिल 2 हिस्सों में बटी होती है। पहला तो ये कि संक्रमण बिल्कुल ना हो, सबसे अच्छी बात ये है, और अति ये है कि कोरोना की वजह से मौत तक हो जाती है। ये बीच के लक्षण हैं इस साइकिल के। अस्पताल में भर्ती होना, गंभीर लक्षण हो जाना, हल्के लक्षण होना, एसिम्प्टोमेटिक जिसको बोलते हैं, और लक्षण नहीं होना, ये पूरा का पूरा साइकिल है वैक्सीनेशन का। और जब अच्छा तो ये होता है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी कीमत पर आपको वो पूरी तरीके से सुरक्षित कर देती और आपको संक्रमण ना होता। लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना वैक्सीन का मकसद ये नहीं है। कोरोना वैक्सीन का जो असली मकसद है वो ये है कि आपकी जान पर जो खतरा होता है उसको टाला जा सके, आपको अस्पताल जाने की नौबत ना आए, आप अस्पताल जाने से बच जाएं, चाहे वैक्सीन की वजह से आपको थोड़े बहुत कोविड के लक्षण नजर भी आए। कोरोना की हर वैक्सीन इस काम में कारगर अभी तक साबित हुई है। बस ध्यान इतना रखना है कि दूसरी डोज के बाद
क्योंकि हर वैक्सीन के लगभग 2 डोज हैं, केवल जॉनसन एंड जॉनसन की छोड़ के। दूसरी डोज के बाद की जो समय सीमा है एंटीबॉडीज बचने की, तब तक आपको इस बीमारी से बचकर रहना है। हम आपको दिखा देते हैं हर वैक्सीन के बारे में। जैसे फाइजर की जो बायोटेक वैक्सीन है, दूसरी डोज के 7 दिन के बाद तक उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है, तब तक आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा, दूसरी डोज के 7 दिन बाद। मॉडर्ना की जो वैक्सीन है जो कि अमेरिका में लग रही है, वो दूसरी डोज के 14 दिन के बाद उसमें एंटीबॉडीज बनती है, इसीलिए आपको वहां पर भी 14 दिनों तक दूसरी डोज के बाद बच के रहना है। स्पुतनिक जिसकी मंजूरी है भारत में मिल गई है, वो पहली डोज के 21 दिन के बाद उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, तब तक आपको वैक्सीन लगने के 21 दिन बाद तक सुरक्षित रहना है, यह आपकी जिम्मेदारी है, यानी मास्क पहनना है। नोवावैक्स दूसरी डोज के 7 दिन बाद तक आपको संक्रमण से बचना होगा, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। एस्ट्राजेनेका दूसरी डोज के 15 दिन बाद तक आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी, यानी तब तक आपको संभल के रहना होगा। और आखिरी है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जो कि सिंगल डोज है, 2 डोज नहीं है, ये अमेरिका में खूब लग रही है। इस सिंगल डोज के 28 दिनों की साइकिल पूरी होने के बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं तब आप इस बीमारी से बचने में कारगर हो सकते हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। इस ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं, प्लेसिबो जो ट्रायल्स हुए उसके मुताबिक जब प्लेसिबो था तो मौत हो रही थी, इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही थी। लेकिन जब वैक्सीनेशन हो गया, वो ग्राफिक्स देखिए, अगला चरण वैक्सीनेशन होने के बाद, और वो साइकिल हर वैक्सीन के हिसाब से कभी 7 दिन, कभी 14 दिन, कभी 21 दिन का जो दूसरे डोज का साइकिल है, वो जब पूरा कर लिया वैक्सीनेशन के बाद, तो किसी को भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है, किसी की भी मौत नहीं हुई है। और यह साबित करता है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको वैक्सीनेशन कराना है, और उसके बाद करीब 45 से 50 दिन की जो साइकिल है वो पूरी करनी है। उस दौरान आपको संक्रमण नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो खतरनाक हो जाता है, पर उतना खतरनाक नहीं कि आपकी मौत की स्थिति पैदा हो। लेकिन यह दावा वैक्सीन पर अब तक हुई रिसर्च के आधार पर किया गया है। भारत में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी कोरोना हुआ है। हालांकि इन मामलों में अभी तक हालत बिगड़ने या मौत की कोई खबर नहीं आई है। बात आज के शब्द की, वो शब्द जो आज सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया, और वो आज जो शब्द मैंने पोस्ट किया वो है बाजी। रोज की तरह हम आपको 2 चुने हुए संदेश दिखाते हैं। पहला संदेश योगेश शुक्ला ने भेजा है, दुर्योधन जैसे व्यक्ति जब भी बाजी लगाए और हमें खेलने के लिए बुलाए, तब श्री कृष्ण को याद कर लेना, आप कभी भी बाजी नहीं हारोगे। संजय कुमार सिन्हा साहब लिखते हैं, जो नहीं लड़ते वही तो हार जाते हैं, हौसले वाले तो बाजी मार जाते हैं। मशहूर शायर वसीम बरेलवी साहब ने बाजी पर बहुत ही उम्दा शेर कहा है, वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। तो साहब, गए वो दिन जब मोहब्बत पे लोग लगाते थे जान की बाजी, अब तो जिंदगी में बाजियां लगाने का वक्त है। जी हाँ, वक्त बदल चुका है। जिंदगी में हर कदम पर जंग लड़नी होती है, और जिंदगी के संघर्ष में वही जीतता है जो खेलता है जी जान से।